आ रही है? लेक्चर नंबर 16। लास्ट टाइम को तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है कितने तरह की होती है? टाइप्स देखे थे, स्टेडी और वेरिएबल। उसके अलावा जो अदर टाइप्स है उसमें तुमने पढ़ा था ट्रांजिएंट करंट, एसी, हाँ एसी, डीसी तो ठीक है, स्टेडी करंट हो गए, प्योर डीसी तो फ्लक्चुएटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी, डिस्प्लेसमेंट करंट, एडी करंट्स, ये सब पढ़ा था। तो जब तुम करंट को पढ़ते हो और करंट का फॉर्मूला इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ते हो, क्यू बाई टी फॉर्मूले पर तुम्हें न्यूमेरिकल करने आने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पे बनते हैं वो देखेंगे। तो क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखो। ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये क्लासिकल क्वेश्चन है, इसका लिंक केमिस्ट्री में भी है। क्लासिकल इन द सेंस हिस्टोरिकल कह सकते हैं, ऐतिहासिक क्वेश्चन है। इसमें जो डेटा है वो सारा का सारा जो डेटा न्यूमेरिकल डेटा है वो प्रैक्टिकल डेटा है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द करंट due to the electron revolving in first orbit, revolving in first orbit around hydrogen nucleus। ऐसे भी लिख सकते थे, अराउंड न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम या अराउंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो बोर की थ्योरी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, उसी को रिलेट करेंगे, उसी को लिंक करेंगे यहाँ पे। तो हमें पता करना है कितनी करंट होगी इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण। अलग अलग फॉर्मेट में हमें पता कर सकते हैं, इसका जो विजुअलाइजेशन है, डायग्राम बनेगा वैसे बनेगा। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसकी सर्टेन स्पीड है v, जो पाथ की रेडियस है सपोज वो r है, तो r रेडियस के पाथ में ये चक्कर लगा रहा है। और हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें कितनी करंट होगी इसके कारण, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो करंट होगी। बेसिक फॉर्मूले से चलते हैं। करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कितना चार्ज फ्लो होगा किसी पॉइंट से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E के बराबर, कितने टाइम में, टाइम पीरियड t में। तो मैं लिखूंगा E अपॉन टी, पहला फॉर्मेट ये हो गया। फिर हम जानते हैं 1 अपॉन टी इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे सिंबल न्यू से, न्यू सावधानी से बनाना है, तुम्हें ध्यान रखना है। ये तो होता है छोटा v वेलोसिटी स्पीड का, ये बड़ा v वॉल्यूम पोटेंशियल का, और ये होता है न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी के लिए इस न्यू के अलावा f का और n का इस्तेमाल भी करते हैं, स्मॉल f स्मॉल n। उसके बाद हमें पता है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, हमें पता है टाइम पीरियड कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरा एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की दैट इज 2πr। किस स्पीड से चला, v स्पीड से। तो फॉर्मूले का फॉर्मेट बनता है EV अपॉन 2πr, और ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की जो मैग्नेटिक इफेक्ट में भी काम आएगी। आगे जाके जब तुम पढ़ोगे बोर मैग्नेटॉन, केमिस्ट्री में भी यूजफुल है। एक टर्म सुना होगा तुमने, बोर मैग्नेटॉन, केमिस्ट्री में। बोर मैग्नेटॉन यहीं पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, और मैग्नेटिक इफेक्ट में बाद में रिपीट होगा वापस। ऐसे तुम समझ सकते हो कि जो करंट हमें कैलकुलेट करनी है, इसके लिए जो डेटा है वो कहाँ से आएंगे, बोर की थ्योरी से आएंगे। जैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि बोर रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। नहीं पता है तो तुम्हें देखना है, ढूंढना है। 11th क्लास की केमिस्ट्री में या 12th क्लास की फिजिक्स, दोनों जगह मिल जाएगा। यहाँ पर बोर की थ्योरी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट।
फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है 2.2 या 2.4 इंटू 10 की पावर 6, 2.2 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और जब ये डेटा तो इसमें रखोगे आई इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर, E 1.6 10 की पावर माइनस 19, V is 2.2 10 की पावर 6 अपॉन 2 पाई R is 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मिलने वाला है तुमको 1.12 मिलियन। तो इलेक्ट्रॉन के इस मोशन के कारण जो करंट होगी वो होगी लगभग 1.12 मिलियन एम्पीयर। कितनी करंट फ्लो? अब तुमको समझना है बोर मैग्नेटॉन यहाँ पर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। बोर मैग्नेटॉन होता क्या है? तुम देख रहे हो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके कारण जो करंट फ्लो होगी वो किधर होगी? क्लॉकवाइज। जब किसी कॉइल के किसी एंड से देखने पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होते हुए दिखती है तो वो एंड बिहेव करता है लाइक साउथ पोल, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेट के साउथ पोल की तरह। तो ये सिरा तो मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, करंट कैरिंग लूप बन गए। इसके पीछे की तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। इसमें दोनों पोल मौजूद हैं, जहाँ दोनों पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, वो बन जाता है डाइपोल, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। और जो एक डाइपोल है उसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जब मैं इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालता हूँ, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है इसको दिखाते हैं म्यू से और उसको नाम देते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये होता है I इंटू ए। तो I तो क्या है? ये वाले करंट, और इसको A से मल्टीप्लाई कर दो, ये I मिल गया, इसको A से मल्टीप्लाई, A कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो EV अपॉन 2 पाई आर, ये करंट का एक्सप्रेशन, एरिया पाई आर स्क्वायर तुमको मिलता है EVR/2। अगर हम इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं m से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो MVR आ रहा है, MVR को क्या लिख सकते हो? L एंगुलर मोमेंटम, ये बन जाता है EL अपॉन 2m एंड इट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। तो ये क्वेश्चन जो है मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा और ये जो डिटेल है वो केमिस्ट्री में भी काम आएगी। अगला जो न्यूमेरिकल तुम करने जा रहे हो इसी पर, उसमें तुम ये सीखोगे कि कैसे डिफरेंट फॉर्मूले को हम फ्यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले को मिलाकर एक नया फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, find the number of electrons flowing per second. Find the number of electrons flowing per second through the filament of डेटा आसान करने के लिए तुम्हें दिया हुआ है 110 वाट ऑब्लिक 220 वोल्ट electric bulb through the filament of 110 watt oblique 220 volt electric bulb। तो हमें ये पता करना है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो हो रहे हैं।
तो इसके लिए 3 फॉर्मूले फ्यूज होकर रिजल्ट निकलेगा। पहला फॉर्मूला जो तुम प्रैक्टिकल डिटेल से भी जान सकते हो, अगर तुमने कोई इन्वर्टर देखा है तो इन्वर्टर पे क्या लिखा रहता है, इन्वर्टर किस रेटिंग के हिसाब से मिलता है बाजार में। अगर तुम्हें इन्वर्टर खरीदना है तो तुमसे दुकानदार पूछेगा कि कितनी पावर, कितने पंखे आपको चलाने, कितने ट्यूबलाइट, कितने अप्लायंसेस चलाने। तो अकॉर्डिंगली इन्वर्टर की रेटिंग आती है 500 वी है, 750 वी है, ये एक बैटरी से चलते हैं 12 वोल्ट की। फिर इसके ऊपर जाओगे तो 1400 वी है, 2 बैटरी चाहिए 12 वोल्ट की, सीरीज़ में लगाकर जोड़कर चलाना होता है। 1800 वी एंड सो ऑन, ऐसे पावर बढ़ती जाती है। तो किस में नापते हैं, वी ए, वी यानी वोल्ट, ए यानी एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर का प्रोडक्ट पावर। अब 500 वी का अगर इन्वर्टर है तो तुम उससे 100 वाट के 5 पंखे एट ए टाइम चला सकते हो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, पावर P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो हमें यहाँ पर क्या पता है, पावर पता है उस बल्ब की, उस बल्ब के लिए वोल्टेज पता है, तो हम करंट निकाल सकते हैं I इक्वल टू P/V। फिर हम जानते हैं करंट क्या होती है, करंट का बेसिक फॉर्मूला ये होता है Q/T। तीसरा फॉर्मूला जो तुम जानते हो क्वांटाइजेशन में तुमने पढ़ा, Q इक्वल टू NE। तो अगर मैं वो वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो I बन जाता है NE/T, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देता हूँ तो ये बन जाएगा NE/T इक्वल टू P/V। अब तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैलकुलेट क्या करना है। N तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हें कैलकुलेट करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। तो तुम्हें N/T की वैल्यू निकालनी है, N/T इज अननोन। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, N/T इक्वल टू P/VE, वैल्यू रख देते हैं, पावर 110, वोल्टेज 220। अब तुमको याद करवाया था शुरू के लेक्चर में 1/E की वैल्यू रटवाई थी, 1/E 6.25 टू 10 की पावर 18। डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे 6.25 टू 10 की पावर 18। तो व्हाट वी गेट, क्या मिला, 3.125 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड लिखो या पर सेकेंड। तो तुमने देखा इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में 3 फॉर्मूले को फ्यूज करके हमने रिजल्ट निकाला। इसका मतलब यह है कि हमें इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रेफर किए जाते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्मूले को कंबाइन करके हमें रिजल्टेंट फॉर्मूला निकालकर यूज़ करना होता है। तो करंट में अगर तुम इस तरह का प्रोसेस करना जानते हो, इस तरह के फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना जानते हो, तो इससे बाहर कुछ नहीं आता। करंट के 3 फॉर्मूले तुमने सीख लिया, I इक्वल टू Q/T, Q न्यू, QV/2πr। अब हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। तो नेक्स्ट क्वांटिटी, अगली टर्म है करंट डेंसिटी। फिजिक्स में चीज़ें आसान है, जो नाम का मतलब समझ में आ रहा है वही इसका मतलब है, करंट की डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और जो सिमिलर टर्म्स है उसमें और इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। तो तुम याद करो मिलती जुलती और क्या टर्म्स तुम पढ़ चुके हो, तुमने पढ़ा है चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम इनको लिंक करें सीक्वेंस में, चार्ज, चार्ज डेंसिटी, करंट, करंट डेंसिटी, तो चार्ज स्केलर है, चार्ज डेंसिटी स्केलर है, करंट भी स्केलर है, पर करंट डेंसिटी ये वेक्टर है जिसे हम स्मॉल j वेक्टर से दिखाते हैं, ये इसका सिंबल। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर तुम जानते हो कि चार्ज तो होता है इनवेरिएंट, स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, और जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर जाती है स्पीड के साथ, यानी चार्ज डेंसिटी इज वेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इन दोनों में डिफरेंस हो गया। और करंट और करंट डेंसिटी में करंट इज स्केलर बट करंट डेंसिटी इज वेक्टर। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं, सारी क्वांटिटीज़ अलग अलग क्लियर होनी चाहिए। तो करंट डेंसिटी जो है हम इसको किसी कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इट इज डिफाइंड फॉर ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर, इट इज डिफाइंड फॉर ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर एज
the current flowing through that point per unit area of cross section, as the current flowing through that point per unit area of cross section. Full stop. That is, एक डायग्राम बनाएंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। डायग्राम में तुमने देखा है कोई सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर, एक एंड लोअर पोटेंशियल पे तुमने बैटरी लगाकर मेंटेन किया। इसमें से करंट फ्लो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो रही है आई। पॉइंट पी पर हमें करंट डेंसिटी निकालनी है जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ये जो वर्ड यूज करते हैं क्रॉस सेक्शन, तो कोई भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन मतलब परपेंडिकुलर। जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्रॉस्ड, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करता हूँ जे, जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा जे, तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए। ऐसा यूनिट बन गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। पर इधर वेक्टर है, इधर स्केलर दिख रहा है। अभी इसको वेक्टर बनाना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं इलेक्ट्रिक वेक्टर का यूनिट वेक्टर यहाँ लगा दूँ, ई कैप से मल्टीप्लाई करूँ, जो ई कैप की डायरेक्शन हो इसकी डायरेक्शन। एक और तरीका है, हम ऐसे दिखाते हैं डायग्राम में कि एक्स एक्सिस इधर लिया, ये ऑरिजिन, ये वाई एक्सिस, और ऐसे दिखाने के बाद मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ आई कैप। अंडरस्टूड है, मैंने वो डायरेक्शन को माना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जिसमें यूनिट वेक्टर है आई कैप। तरीका रिप्रेजेंटेशन का। करंट डेंसिटी, कई बार ये जो सेक्शन है ये इंक्लाइंड होता है, क्रॉस सेक्शन नहीं होता, इंक्लाइंड। ऐसे सिचुएशन में वेक्टर एरिया ए कैप की डायरेक्शन ये है, और जो करंट डेंसिटी इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ से वेरिफिकेशन होता है दोबारा से कि करंट स्केलर कैसे हुई। तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ करंट के लिए, तो करंट होगा जे इंटू ए। तो जे इंटू ए सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वास्तव में करंट होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो यहाँ से फिर से वेरिफिकेशन होता है करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो करंट वास्तव में करंट डेंसिटी और वेक्टर एरिया के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये हमने पढ़ लिया करंट डेंसिटी को। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, तुमसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, उसका अपर्चर दे देते हैं। अपर्चर कई बार तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। जब अपर्चर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा हो तो तुम मान लोगे कि एरिया उसका ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कई बार अपर्चर सिर्फ सेंटीमीटर में होता है। मान लो अपर्चर दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो तुम ये मानोगे कि वो जो बीम जा रही है उसका जो ट्यूब है, उसकी जो ट्यूब है उसका जो डायमीटर है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे सिचुएशन में जब तुम करंट निकाल लेते हो तो तुम्हें एरिया से उसको डिवाइड करके करंट डेंसिटी निकालनी होती है। पर यही करंट डेंसिटी अगर तुम्हें पता करनी है किसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, जैसे ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट क्या है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें मरकरी की वेपर भरी हुई है, और मरकरी की वेपर में हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है 2 एंड से। तो बीच में जो गैस है उसका आयनाइजेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, पीछे बच जाते हैं पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन करते हैं, पॉजिटिव आयन भी कंडक्शन करते हैं। पहले तो नेट करंट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की करंट अलग निकालोगे, पॉजिटिव आयन की करंट अलग निकालोगे और दोनों को ऐड करोगे। जब टोटल करंट आ जाएगी तो जो ट्यूबलाइट का क्रॉस सेक्शन है, किसी पॉइंट पर अगर तुम्हें करंट डेंसिटी निकालनी है तो उसके क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करें। तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो करंट डेंसिटी ज़्यादातर करंट के साथ साथ पूछते हैं, या कई क्वेश्चन में जहाँ करंट पूछे जानी होती है तो करंट की बजाय करंट डेंसिटी भी पूछ लेते हैं, एरिया और दे देते हैं। तो आगे जो भी रिलेशन हम डिराइव करेंगे उनको जे के फॉर्मेट में भी लिखेंगे। आई के फॉर्म में जो होगा उसको जे के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। अगली क्वांटिटी वो है ड्रिफ्ट स्पीड।
इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं। स्पीड बोलेंगे तो स्केलर v सबस्क्रिप्ट d, इसका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। वेलोसिटी बोलेंगे तो वेक्टर, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ट्रीटमेंट, बस ये अंतर। तो हम चालाकी करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले स्पीड बना के पढ़ लेते हैं, बाद में इसको वेलोसिटी बना देंगे, डायरेक्शन एसोसिएट कर देंगे, तो लास्ट में डायरेक्शन एसोसिएट कर देंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना, ड्रिफ्ट स्पीड, बहने की स्पीड। कौन बहेगा, किस में बहेगा, चार्ज कैरियर बहेगा। अगर वो मेटेलिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन बहेगा, अगर वो सेमीकंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ड्रिफ्ट करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ड्रिफ्ट करेंगे, और अगर वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन ड्रिफ्ट करेंगे। जो बड़ा होगा, भारी होगा जैसे कि आयन, वो धीरे चलेगा, जो हल्का होगा, छोटा होगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो तेज चलेगा। तो हमें वो पता करना है कि ड्रिफ्ट स्पीड होती क्या है, कैसे। तो सिचुएशन पे गौर करो। हियर इज ए कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, मान लो कॉपर का कंडक्टर। तो कॉपर का ये जो कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। अभी तुम इसको ध्यान से देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं। मान लो तुम सबकी आंख में एक एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिट है, ऐसे नहीं बोल रहा फालतू वर्ड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आया 2014 में। एक एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिट है, तो उसकी खासियत ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। मान लो अभी तुमने रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़ा, तो चलो ठीक है, जो बात तुम्हारे समझ में आए वो समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कोई माइक्रोस्कोप होता है जिसके लिए रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इतना जानना काफ़ी है इस लेवल पर। तो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है इसमें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो चार्ज कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या चार्ज को लेकर जाएंगे, करंट बनाने में मदद करेंगे। तो कॉपर की हम बात करें तो कॉपर की कॉमन वैलेंसी होती है 1+1 Q+। तो हर एटम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली अवेलेबल है, जो कि ये कंडक्शन के लिए देगा क्रिस्टल लैटिस में। तो अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि इस कॉपर के स्पेसिमेन सैंपल में यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम हैं, तो तुम बता सकते हो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पर एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब इसके लिए तुम एवोगैड्रो कंसेप्ट लगा सकते हो। तो एवोगैड्रो कंसेप्ट से तुम पता कर सकते हो कि इसके मोलर मास में 1 मोल एटम होंगे, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, डेंसिटी वगैरह निकाल के या वॉल्यूम निकाल के। तो जब हम ये पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके यूनिट वॉल्यूम में लगभग 10⁻28 या 10⁻29 इस ऑर्डर के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो अगर 10⁻28 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10⁻28 से। तो हमें एक नई बात पता चली कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसको हम दिखाते हैं सिंबल N से, वो किस ऑर्डर का है, 10⁻28 पर मीटर क्यूब। किसके लिए, कॉपर के लिए कितना है। तो ध्यान से माइक्रोस्कोप से अभी देख रहे हैं हम, तो हमें पता चल रहा है ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट रेंडम मोशन, रूम टेम्परेचर पर ये जिग-जैग स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया और रेंडम मोशन कर रहे हैं। और ये जो रेंडम मोशन कर रहे हैं, ये बहुत ही हाई स्पीड पे कर रहे हैं। रेंडम मोशन करने की इनकी जो स्पीड है वो है ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आई, 11th क्लास में, चलो KTG में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वहाँ पे तुम इमेजिन करो एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी है, तो गैस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रेंडम मोशन। और उसके लिए तुमने डिफाइन की थी 3 तरह की वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, RMS स्पीड और मीन स्क्वायर स्पीड या मीन स्पीड। तो वहाँ पे जो RMS स्पीड या RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला था, उसको वहाँ से उठाते हैं, तो वो था √3 kT/m, और उसको हम अप्लाई कर देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, इसके लिए रेंडम मोशन की स्पीड के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड के लिए। तो टेम्परेचर रखेंगे रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल के 300 केल्विन, बाकी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखेंगे 3 kT/m में, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे। तो जब हम उससे कैलकुलेशन करते हैं तो ये इस ऑर्डर की आती है। तो इसमें NCERT में सॉल्ट एग्जाम्पल है जिसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तुम्हें बताया गया है।
डिटेल में वो सॉल्ट एग्जाम्पल में काफ़ी डिटेल दी हुई है, तो उसको देखना ध्यान से, तुम्हें समझ में आएगा। तो ये इतने हाई स्पीड पर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, बावजूद इसके नेट ट्रांसफ़र अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन पे बात करें, इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन उतने ही जितने इधर जाने वाले, तो नेट ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस 0 थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, इसलिए नेट करंट 0, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, बावजूद इसके कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, कंडक्टर न्यूट्रल है। ठीक, तो इनका बिहेवियर कैसा हुआ? इनका बिहेवियर हुआ गैस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जैसा, तो हम इनको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। ये नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन गैस, तो ये लिखा हुआ है सारी बातों भी। फिर अब क्या किया हमने, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एक एंड को पॉजिटिव एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के, तो पोटेंशियल डिफरेंस लग गया। वी पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा E, वो होगा V/L, जहाँ पे L इसकी लेंथ है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, और उसके कारण वो चलना शुरू करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। जैसे चलना शुरू करेगा, रास्ते में और जो पॉजिटिव आयन है और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ा सा चलेगा, उनसे टकराएगा, कॉलिजन कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। पर इस कॉलिजन के दौरान कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसके पाथ भी डायरेक्ट, इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव आयन से टकरा रहा है तो भी अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से इसके जो पाथ की डायरेक्शन थी, इसकी जो चलने की डायरेक्शन थी, वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और मोमेंटम अगर चेंज हो जाता है तो हम इसको क्या मानते हैं? कॉलिजन। कॉलिजन की डेफिनेशन में तुमने पढ़ा। तो तुमसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो किससे टकराता है रास्ते में? तो ऑप्शन दे देते हैं तुमको, बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन से टकराता है, पॉजिटिव आयन से टकराता है, दीवारों से टकराता है, कंडक्टर की। तो जवाब है कंडक्टर की दीवारों से नहीं टकराता। गैस जब किसी कंटेनर में भरी हुई है, सिलेंडर में भरी हुई है, वो तो कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर की दीवारों से नहीं टकराता। ये क्लियर होना चाहिए। तो टक्कर के कारण, फ्रीक्वेंट कॉलिजन्स के कारण, इसका मोशन जो एक्सेलरेटेड था वो एक्सेलरेटेड नहीं रहता। दो टक्कर के बीच एक्सेलरेटेड, पर अगर मैं n टक्करों के लिए इसके मोशन का एवरेज कंसिडर करूं तो पता चलता है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल पा रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और उस एवरेज कांस्टेंट स्पीड को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, जो काफ़ी कम होती है। इससे कंपेयर करो, जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये सिर्फ 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर की होती है। यानी इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना सा खिसकेगा? मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, 0.1 मिलीमीटर खिसक पाएगा बस। तो ये सिचुएशन बनती है। इस तरह से हमें ड्रिफ्ट स्पीड को समझना है और लिखना है। तो हेडिंग ड्रिफ्ट स्पीड में टाइप में लिखोगे एट रूम टेम्परेचर comma the conductor is full of electrons। कितने होते हैं? ब्रैकेट में लिखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n ऑर्डर ऑफ 10⁻28 per meter cube फॉर कॉपर। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रैकेट स्टार्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सिंबल n इक्वलेंट का नहीं है सिंबल, क्या ऑर्डर ऑफ का सिंबल, n ऑर्डर ऑफ 10⁻28 पर मीटर क्यूब। किसके लिए वो भी मेंशन करोगे? फॉर कॉपर में होगा, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखोगे विच आर कंटिन्यूसली in a state of random motion, which are continuously in a state of random motion। रैंडम मोशन की स्पीड मेंशन करोगे ब्रैकेट में, वी आर ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वी आर ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज। Like atoms and molecules of
like atoms and molecules of a gas, so these are termed as इलेक्ट्रॉन गैस। इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस वर्ड को अंडरलाइन करोगे, 1 मार्क लिख दोगे साइड में। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन गैस, तो उसमें तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। पैराग्राफ चेंज करके तुम लिखोगे now when we apply a potential difference, P dot D dot standard short form, एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। when we apply a potential difference across the ends of the conductor, then electrons get accelerated towards the positive end. But due to frequent collisions in the path with other electrons and positive ions, they acquire, acquire, प्राप्त करना, they acquire a constant average speed। acquire की जगह move भी लिख सकते हैं, they move with a constant average speed called drift speed। they move with a constant average speed called drift speed। ब्रैकेट में ये लिख दोगे ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर, वीडी ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे तुमको ये समझना है कि ये कांस्टेंट और एवरेज दोनों एक साथ कैसे, यानी ड्रिफ्ट स्पीड की इमेज दे रहा हूँ मैं तुम्हें, जैसे तुम्हें याद रहा हो तो हर चीज़ की इमेज, फिजिकल क्वांटिटी की इमेज से उसको पहचानना आसान होता है। जैसे पोटेंशियल जब पढ़ाया था, पोटेंशियल का एग्जांपल तुम्हें याद रहा होगा कि 2 जने लड़ रहे हैं, कमजोर है और एक क्या करता है, वहाँ से हमें याद रह जाता है कि पोटेंशियल खुद के कारण नहीं होता, सराउंडिंग्स के कारण। सिमिलरली करंट की भी एक इमेज है, करंट डेंसिटी की भी एक इमेज है और ड्रिफ्ट स्पीड की भी एक इमेज। करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, तीनों की इमेज को समझो। करंट की इमेज इस तरह से है कि मान लो यहाँ एक पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, तो जितना पानी पर सेकेंड इधर से एंटर करेगा, पानी का जितना मास, उतना पानी का मास दूसरे से पर सेकेंड निकलेगा। अगर मैंने पाइप को बीच में से दबा दिया तो भी ये रूल वैलिड है, जो तुमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी बर्नौलीज थ्योरम में, इसके डेरिवेशन में 11 में, तो ये रूल वैलिड है। जितना पानी पर सेकेंड एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा। चाहे मैं पाइप को दबा दूँ, होगा क्या, उससे वाटर फ्लो का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो एंटर ही कम करेगा तो एग्जिट भी कम करेगा। तो करंट की पिक्चर ये है कि क्रॉस सेक्शन भले ही कंडक्टर का चेंज हो जाए जिससे करंट बह रही है, पर करंट चेंज नहीं हो, मतलब करंट पूरे वायर में सेम रहेगी, पूरे पाइप में वाटर जो पर सेकेंड पास हो रहा है वो सेम रहेगा हर क्रॉस सेक्शन पे, तो हर क्रॉस सेक्शन पे करंट सेम रहेगी। ये और बात है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट एंटर ही कम करती है, पर थ्रू आउट द वायर करंट विल रिमेन सेम। इसी से हम कहते हैं कि अगर अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग अलग वैल्यू के 2, 3, 4 सीरीज में जोड़ दो तो तीनों में करंट सेम। तो करंट क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, कंसेप्ट यहाँ से निकल गया। फिर करंट डेंसिटी की पिक्चर अगर हम देखें तो तुम याद रख सकते हो, जैसे कोई हाईवे, 4 लेन हाईवे पे ट्रैफिक चल रहा है, आगे जाके कहीं एक्सीडेंट हो गया और हाईवे ब्लॉक हो गया,
तो अल्टरनेट रूट बनाया गया, यू शेप पास से जोड़ा गया, उस दूसरे टुकड़े को जो ब्लॉक था उसको बाईपास किया गया। तो जिस टुकड़े से जोड़ा गया उसको 4 लेन नहीं बना सकते थे, लिमिटेशंस थी वहाँ पर, ज्योग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, तो उसे कैसा बनाया गया, सिंगल लेन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो आ गया पूरे पाथ में, 4 लेन हाईवे में, अब ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया और ये तय करेगा, एक तो क्या करंट कम हो जाएगी, यानी जो ट्रैफिक जा रहा है वो कौन लिमिट कर रहा है, सिंगल लेन लिमिट करे। सिंगल लेन पे मैक्सिमम डेंसिटी के साथ जितना ट्रैफिक गुजर सकता है बस उतना ही 4 लेन से भी गुजर सकता है। अगर ज़्यादा आएगा तो ट्रैफिक जाम होगा, जितने जितने निकल पाएंगे बस उतने निकल पाएंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर तुम करंट डेंसिटी को महसूस कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो ट्रैफिक है जो भी निकल रहा है, अभी तक 4 लेन पर दूर दूर से व्हीकल्स, उनमें गैप था, इंटरवल था, पर अब जब सिंगल लेन पे आएंगे तो तुम देखोगे मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी, पास पास होकर ही निकलेंगे। तो सिमिलरली जहाँ कहीं क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, करंट तो उतनी ही निकलनी जितनी एंटर कर रही, अब क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो क्या हो जाएगा, करंट की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन चल के जा रहे हो पास पास हो जाए। तो ये करंट डेंसिटी की पिक्चर है, इमेज है कि करंट की डेंसिटी क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शन कम तो करंट की डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो ये लॉजिक है। फिर ड्रिफ्ट स्पीड की इमेज देखो वो क्या है। इंजीनियर बनने के लिए तुम्हारा नेचर होना चाहिए ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटिंग नेचर होना चाहिए तुम्हारा। तो मान लो तुम एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हो जहाँ चढ़ने के लिए 500 सीढ़ियाँ हैं, 500 स्टेप्स। अजम्पशन ये है कि सारी स्टेप्स यूनिफॉर्म है, उनकी जो चौड़ाई है, उनकी जो स्टेप हाइट है वो सब सेम है। तुम क्या करते हो, अपने साथ 5 झंडे बना के ले जाते हो जिनमें डंडा लगा हुआ है और हर 100 सीढ़ी के बाद एक एक झंडा लगा देते हो। ऊपर जाकर तुम एक बॉल लेकर गए थे, ऐसी बॉल जिसके खोने का गम नहीं हो, उस बॉल को ले जाकर ऊपर से छोड़ते हो, लुढ़काते हो। बचपन में तुमने गेम खेला था, जब अकेले होते थे एक ही जना, तो सीढ़ी पर बॉल फेंक देते थे, बॉल लुढ़क लुढ़क के आती थी, उससे हमारा मनोरंजन होता। तो वहाँ ऊपर जाकर तुम बॉल को छोड़ते हो। बॉल जब नीचे जा रही है तो एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से जा रही है, जब तक टकराती नहीं है जी से ही जा रही है, उसका मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड। यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बढ़ रही है, पर टकराते ही उस वापस ऊपर आती है, मोशन ऑफसेट होता है। तो हमने क्या किया, स्टॉप वॉच चालू की, सीढ़ी से बॉल को लुढ़काया, बॉल ने पहली झंडी पार की, हमने स्टॉप वॉच को रीसेट किया, टाइम नोट किया T1, फिर दूसरी झंडी पार की, स्टॉप वॉच को फिर रीसेट किया, टाइम नोट किया, वो जो टाइम इंटरवल आया पहली से दूसरी झंडी के 100 सीढ़ियाँ पार करने का वो आया T2 एंड सो ऑन, T1 T2 T3 T4 T5 हमने नोट किया। तो क्या रिलेशन मिला हमें, रिलेशन मिला T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4 इक्वल टू T5। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि हाँ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में, पर यूनिफॉर्म कब, जब एवरेज ले रहे हैं, 2 टक्कर के बीच नॉन यूनिफॉर्म, पर n कॉलिजन्स के लिए यूनिफॉर्म। तो इसलिए हम ड्रिफ्ट स्पीड को क्या बोलते हैं, एवरेज कांस्टेंट स्पीड, एवरेज लेने पर कांस्टेंट। तो जैसे वो बॉल सीढ़ियों से टक्कर करती है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, कंडक्टर के अंदर टक्कर करता हुआ चलता है, जिसकी वजह से 2 टक्कर के बीच उसका मोशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है। बट फॉर n collisions when it is averaged then we get motion as uniform motion। क्लियर। तो यहाँ पर एंड होता है लेक्चर नंबर 16। इसके बाद तो पढ़ोगे लेक्चर 17 जिसमें ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे।